नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में मैथ को लेकर के बच्चों के अंदर डर होता है। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं सैंपल लेकर के आया हूँ। इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को अभी तक कहीं ना कहीं लाइक नहीं करा तो वीडियो देख लीजिए पूरा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कीजिए। कुछ पूछना है, बताना है, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो गुरु दक्षिणा ग्रुप पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्न में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो वो है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है तो वो भी है 2, याद रखिएगा। अब अभाज्य संख्या होती क्या है उसको देख लीजिए। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं। जैसे 2 है, इसको 1 से काटोगे तो 2 बारी में जाएगा, 2 से काटोगे तो 1 बारी में जाएगा, मतलब कि 1 और 2 2 से कट सकती है। जैसे 3 है, कितने से कटेगा? 1 से और 3 से। लेकिन 4 अगर बात करेंगे तो 4 कितने कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो जहां पर भी 3 फैक्टर हो जाए इसके, वो आपका भाज्य संख्या नहीं होता। इसीलिए 2 जो होता है आपका 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसलिए 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या भी है। ये सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। अब सवाल यहां बनता है कि सबसे कम अभाज्य संख्या कहां से कहां तक है। एक चीज और याद रखिएगा, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती हैं और 50 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको बताएंगे कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? वो होती हैं 10, ठीक है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं? वो हो जाती हैं आपकी 25। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 21 से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 21 के बाद देखिएगा 22, 23 जो है अभाज्य संख्या है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 है, फिर आपका 37 है, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 4 हो गई, ठीक है। अब 50 में देखेंगे तो 20 से लेकर के 40 तक। अब 30 से लेकर के 50 तक देखते हैं। तो 30 से देखेंगे तो 31 है, 37 है, 41 है, 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। तो इसमें 5 हो गया, ठीक है, इसमें 5 हो गया। अब 40 से लेकर 60 तक देखेंगे तो 41, 43, 47, फिर उसके बाद आपका 53 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा, ठीक है। और ये जितनी भी नंबर्स में लिख रहा हूँ ये अभाज्य संख्या, मतलब कि ये खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी 5 हो गया, इसमें भी 5 हो गया और इसमें ऊपर वाले में 4 है। तो पहले तो ये दोनों गलत हो गए। सबसे कम जो है अभी इसमें दिख रहा है, अब इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 61 हो जाएगा, फिर आपका 67 हो जाएगा, फिर आपका 71 हो जाएगा, फिर आपका 79 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं है क्या? 73 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या निकालने का एक कारण इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। 6 से भाग देंगे, किसी भी नंबर में 6 से भाग देंगे और उसका एक पहले और एक लास्ट में, आपका इसी में देखने को मिलेगा। जैसे कि मान के 12 छक्के 72, 72 से पहले देखोगे 71 होता है, फिर आगे देखोगे 73 होता है। तो इस तरीके से भी अभाज्य संख्या मैक्सिमम निकलती हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जैसे आप मान के चलिए 12 सत्ते 84, 84 से एक आगे देखोगे तो 85 हो जाएगा, एक आगे देखोगे तो 83 हो जाएगा। 83 किसी चीज़ से कटता नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो एक आगे पीछे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें 4 अभाज्य संख्या है सबसे कम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना 100% यही पेपर में आएंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाते हैं कि जो आपने पढ़ाया वो आया नहीं। यार ईवीएस के क्वेश्चन जरूरी थोड़ी जो पढ़ाएंगे। मेन फोकस जो बच्चा पेडागोजी करके जाएगा ना उसका कहीं ना कहीं आराम से निकलने वाला है, 110 प्लस जाने वाला है। और जो लोग कहते हैं 140 प्लस लेकर के आओगे, पॉसिबल नहीं है यार। 140 प्लस बहुत तेज बच्चे भी नहीं लेकर के आ पाते हैं। तुक्केबाजी में आ जाएगा। किसी का अगर बहुत तैयार बच्चा है, बहुत तेज बच्चा है, तो कहीं ना कहीं 2-4 तुक्के उसके सही हो जाएंगे तो 40 ला सकता है। लेकिन इस बार तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पेडागोजी अगर आपका अच्छा है तो 75 ला सकते हो, लेकिन कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आप परेशान रहोगे तो आपका कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना। चलिए एक प्रश्न इस तरीके का देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्न में से 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1 अपॉन 5.06 इंटू 2.86 का सबसे उत्तम सन्निकरण कौन सा है? सन्निकरण मतलब कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे 9.7 है, ठीक है, 7 है, तो इसको क्या बोल देते हैं? 9 पॉइंट पूरा टोटल इसको 8 मान लेते हैं, इसको सन्निकरण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बिल्कुल निकट में है उसको कंप्लीट कर लेना, उसके बारे में बात की जा रही है कि किधर की तरफ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए 9.72 है, तो इसको क्या हम लिखेंगे? 9.72 लिखेंगे, 9.7 लिखेंगे या 9.8 लिखेंगे? तो देखेंगे 5 से छोटा है तो इसको 7 में ही इंक्लूड कर देंगे। अगर देखेंगे 5 से ज़्यादा है, अगर
9.76 है तो इसको 8 में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। 9.2 है, 5 से छोटा है तो इसको क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे। कहाँ कहाँ 9 है, सारे जगह पे 9 है, ठीक है। 4.9 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो इसको हटा देंगे। यहाँ पर 4 है, हटा देंगे, 5 कर लेंगे। 3.1 है तो इसको हम 3 कर देंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। 5.06 है तो 5.06 है तो यहाँ पर 5.06 को हम लोग क्या कर लेंगे, 5.1 कर लेंगे। लेकिन दोनों में आप देखोगे नीचे 5 ही मान के चलते हैं, क्योंकि एक से छोटा है ना। 5.1 होता तो समझ में भी आता, ठीक है। तो 5.1 मानना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर 5 दोनों में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.84 है, अब इसको क्या मानेंगे, 2.84 को हम 2 मानेंगे या 3 मानेंगे। तो अब देखिए 2.50 अगर 50 से ज़्यादा है तो उसको 3 माना जा सकता है, ठीक है। अगर 50 से कम होता तो उसको हम 2 मान लेते। तो 2.84 ये किसके करीब है, ये 3 के करीब है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लगेगा कि अभी चैनल से 4 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, अगर वीडियोस देख करके 4 वीडियो देख लेने से आपका यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता यार। 4 वीडियो देखने से कभी क्वालिफाई नहीं होता। अगर पेडागोजी अच्छा है तो आप एक वीडियो देख करके भी क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन पेडागोजी अच्छा नहीं है तो आपको मैथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ईवीएस में थोड़ा भगवान भरोसे चीज़ें हैं, बाकी पेडागोजी तो आपके हाथ में है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं जो जानने वाली हैं, कुछ चीज़ें बाहर से पूछी जाती हैं आपका दिमाग खराब करने के लिए, और वो दिमाग खराब करके बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि हार्ड पूछा जा रहा है। किसी बच्चे से पूछो पेडागोजी के कौन से क्वेश्चन याद है, कोई नहीं बता रहा, लेकिन बस वही है, ये पढ़ाया नहीं गया था, ये तो आया नहीं है ये पेपर में, तो बताओ ना कौन सा आया हुआ है। ये तो बच्चे बताते नहीं है, सिर्फ ईवीएस के 2-4 बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था लेकर के परेशान होते हैं। मत हो यार परेशान, अगर आपको निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो आप याद रखो आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका जो सिलेबस है पेडागोजी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिफाई करवाएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं करवाने वाला, बाकी स्कोरिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml जो है तेल इस्तेमाल करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और रात को डिनर बनाता है वो। तो एक दिन में कितना तेल लिया उसने, एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करता है तो 90 ml तेल उसने इस्तेमाल कर लिया। 4.5 महीने खाना पकाता है वो, ठीक है। 30 दिन का 1 महीना है, ठीक है, और 4.5 महीना है, 30 दिन का 1 महीना है, तो 30 दिन का 1 महीना तो इसमें जोड़ देंगे 30 × 4.5, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं तो 120 दिन हो जाएगा, और फिर आधा मतलब इसका 15 दिन, मतलब 135 दिन। तो कुल मिला जुला करके 135 दिन वो खाना बनाएगा, और हर दिन क्या है 90 ml तेल इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी इसमें 135 × 90 कर देंगे, 135 × 9 कर दो, 90 के लिए 9 कर दो, 0 बाद में जोड़ लेंगे। 9 से गुणा कर देते हैं, 9 × 5 = 45 का 5, ठीक है, और हाथ में 4, 9 × 3 = 27 और 4 = 31, हाथ में 3, 9 12, ठीक है, 1250। तो 12 लीटर 150, तो 12 लीटर 150 ml कहीं दिख रहा है, तो 12 लीटर 150 ml। देखो कितना आसान प्रश्न था। तो इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं, थोड़े से मेमोरी बेस्ड होते हैं। मैथ से बच्चे बेकार में बेवजह डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बेलन, इन सब से यार 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलेगा जो मैंने आपको कराया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ, बट एक बारी दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 5, 6 और 7 है, तो त्रिभुज से डरना नहीं है। त्रिभुज के एक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। और आप देखोगे सर्कल, रेक्टेंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, 90 कितना होता है 180, और 180 180 360। तो रेक्टेंगल वर्ग जो स्क्वायर होता है उसका 360 डिग्री होता है, और ट्राइंगल का कितना होता है, ये होता है देखो 60 डिग्री, ये भी है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री है, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर 5, 6 और 7 के अनुपात में है, तो 5 + 6 + 7 जोड़ करके कितना होगा आपका, 5 से 11 18, ठीक है। अब 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, तो कितने गुना है, 10 गुना है कि नहीं, तो 10 गुना अगर है ना तो यहाँ पर 10 गुना से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 5 + 6 + 7 इन तीनों को मिला करके कितना हो रहा है 18। लेकिन कोणों की अगर संख्या की बात करेंगे तो कोण कितने होते हैं 180, तो कितने गुना, 10 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60, 70, 60, 50, 60 और 70 डिग्री का। अब सबसे कम की बात की गई है तो सबसे छोटा 50 डिग्री है, तो आंसर नंबर सी आपका 50 डिग्री होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिक करेगा, आप जब थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कीजिएगा।
भिन्नों से सवाल बनता है, इसको याद रखिएगा। जैसे 3/15 प्लस 1/15, इसके बारे में अगर पूछा जाए कि इसका एलसीएम निकालिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। एलसीएम क्या होता है देख लो, 3 और 5 का 7 का एलसीएम क्या होगा। 3 जैसे 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में जो भी नंबर आ जाए कॉमन, उसको एलसीएम कहा जाता है। जैसे 3 का 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, आगे जाएंगे पूरा आगे तक। अदरवाइज आप देखते हो तीनों अलग अलग नंबर है तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 7 5 35 तिहाई 105, तो 105 इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ की बात करें 2 और 3, ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे वो कौन सा नंबर होगा 1। लेकिन 6 और 4, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 से इसको भी काट देगा और 2 इसको भी काट देगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो कि दो नंबरों, जैसे कि मान के चलो 2 और 3 है, एलसीएम क्या होगा, दो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए जिसको हम लोग कहेंगे 6। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे। तो एलसीएम जो है कटने के लिए होता है, एचसीएफ काटने के लिए होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये छोटा सा टर्म बताया था कि 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा 1, और एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या 2 कर लो इसको, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यह बात करेंगे 1/3 प्लस 1/3, इसका एचसीएफ निकालिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो 1 ही हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, बट यहाँ पर पूछा गया है योग क्या है, तो 3/15 प्लस 7/12, इसका निकालना है आपको, क्या इसका योग निकालना है। तो प्लस में है तो नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे लेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। जैसे कि 12 और 15 के टेबल की अगर बात करें 60 जो है 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और सबसे छोटा है, कटने को तो 120 भी कटेगा लेकिन छोटा लेना है। 30 तो कटेगा नहीं, 12 से 15 से कट जाएगा। 24 जो है 12 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, तो इसका ले लेंगे 60। अब 60 को देखेंगे तो 15 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 बारी में, तो 4 बारी में कटेगा तो 4, और 3 को गुणा कर देंगे तो 12। 12 से 60 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 जब आएगा ना तो 5 को यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे तो 7 5 35। अब देखिए 60 और ऊपर 47 है, 47/60 कहीं दिख रहा है क्या आंसर, 47/60 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, यहाँ से आपको 1-2 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे। बेवजह कि आप अगर देखिए ईवीएस पढ़ना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ईवीएस पढ़िए, लेकिन नए नए क्वेश्चन के चक्कर में नई नई किताबें आप पढ़ोगे तो ये अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पेडागोजी अगर पढ़ के जाओगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पेडागोजी समझ में आना नहीं है अगर किसी को, और वो सोचता है कि कुछ इधर उधर की क्वेश्चंस करके चला जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा, तो उस पास का भी कोई मतलब नहीं, आने वाले टाइम में सिलेक्शन नहीं होगा जब तक पेडागोजी आपको आएगी नहीं। देखिए पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेडागोजी पढ़ाते समय बहुत बकवास करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आई। यार देखो, एक बार आप पेडागोजी को क्वेश्चन लेकर के आप खुद को समझाने की कोशिश करना है, घर में किसी को पकड़ के समझाने की कोशिश करना। देखो इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है पेडागोजी पढ़ाना। पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाओगे इन फ्यूचर में, लेकिन पेडागोजी में बहुत मेहनत की जरूरत होती है दोस्त। ऐसे ही आकर के पेडागोजी में पढ़ करके आंसर बता दो, इससे आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। पेडागोजी में बहुत मेहनत लगती है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, फिर भी मैं करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन एक बार दोबारा जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो करा था मैंने, और ये सामने आपको आ जाएगा तो आपने फटाफट ट्रिक कर दिया, मतलब कि आपका दिमाग अब काम करने लगा है। इस चीज़ को याद रखना। तो जहाँ पर भी देखोगे संरचनावादी की बात करी जाएगी, कंठस्थ जहाँ पर भी दिखेगा उसको एक बार देखोगे तो बिल्कुल गलत होता है। कंठस्थ केवल जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थियों द्वारा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, बट एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से किसे संरचनात्मक मतलब रचनावादी क्रिएटिव की बात की जा रही है, गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। तो गणित का अगर पेपर है, गणित में कंठस्थ आएगा तो सिंपल सी बात है वो तो निगेटिव ही होगा, कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। अगर बात करें केवल की केवल, अध्यापक का केवल, तो मतलब ये गलत हो गया, अध्यापक का केवल होना ही नहीं चाहिए। अध्यापक का केवल सैलरी होता है भाई, गुरुदक्षिणा, जो कि वो लेता है और बस पढ़ाना है। आप लोग भी गुरुदक्षिणा में सैलरी लीजिएगा तो उस हिसाब से पढ़ाइएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मेहनत करेंगे ना ताकि आप लाइक कर सकें, ठीक है ना। बच्चों को वो क्वालिटी देना इंपॉर्टेंट है, त्रुटियों को महत्वपूर्ण मानना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो आप मैथ सीखते हो और मैथ सीखने के बाद एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप कहते हैं यार छोड़ यार, अब मैथ तो मेरे बस का है ही नहीं, तो यार ऐसे थोड़ी ना सीख पाओगे।
गलतियों सीखो कि यार आपने कोशिश की, कम से कम गलत किया। आप पहले तो कोशिश भी नहीं करते थे, अब तो कम से कम कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से याद रखना कि त्रुटियों को सही मानना है आपके हिसाब से कि हाँ, मैंने गलती तो की, लेकिन यार पहले से इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? अब मान के चलो पहाड़ा आपको याद नहीं होता था पहले, लेकिन बार-बार कोशिश करने से याद हुआ ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो पहाड़ा याद हो पाता क्या? नहीं। याद रखिएगा, पारस्परिक क्रिया को हतोत्साहित करना, किसी बच्चे को हतोत्साहित कर देना बहुत गलत होता है। याद रखिएगा, किसी को हतोत्साहित नहीं करना है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप ईवीएस पढ़ के मत जाइए। एक बच्चा कह रहा है नेगेटिव करते हो आप बच्चों को। मैंने कहा मैंने तो आज तक कभी नेगेटिव करा ही नहीं, मैंने क्या ऐसा बोल दिया? तो यही हो सकता है ईवीएस के बारे में कि ईवीएस पढ़ के जाओगे तो बेवजह का अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसमें हतोत्साहित वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। ईवीएस बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, उन्हें बहुत आसान लगता है ईवीएस पढ़ना, लेकिन ईवीएस के क्वेश्चन फंसाना बहुत आसान नहीं है। पेडागोजी सीखने में थोड़ा मेहनत है, दिमाग लगता है, मैथ से भी ज़्यादा दिमाग लगता है, लेकिन बस एक बारी बस सीखने लगोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, और ये रियल लाइफ में भी आपको बहुत काम करेगा पेडागोजी, इसको याद रखिएगा। चलिए, वेन हिले के बारे में आपको पता ही है, समोसे वाला मैंने आपको बता दिया है कि वेन हिले में जहाँ पर भी समोसे के आकार का आपको यहाँ पर दिखता है और बच्चा बोलता है पापा ये देखो त्रिभुज जैसा समोसा, मतलब कि वो दृश्यकरण, मतलब कि विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में है। जहाँ पर भी बच्चा बोलता है सर ट्रायंगल की विशेषता अलग है, स्क्वायर की विशेषता अलग है, तो यहाँ पर आप देखोगे विशेषताएं अगर बताने लगा, जैसे कि इसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं 360 डिग्री की होती हैं, सॉरी 180 डिग्री की होती हैं, इसकी जो होती हैं 360 डिग्री की होती हैं चारों भुजाएं। अगर बताने लगा ट्राइंगल 180 डिग्री है, स्क्वायर जो है 360 डिग्री है, मतलब विशेषताएं बताने लगा, तो वो विश्लेषण में है। अगर वर्गीकरण कर दिया कि ट्राइंगल अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है, वो भी विश्लेषण विधि में है। इन्हीं दोनों से सवाल बनते हैं, बहुत आसान होता है, बच्चे परेशान होते हैं। जहां पर भी विश्लेषण है वो ब याद रखना। विश्लेषण में आपको देखने को मिलेगा विशेषता और वर्गीकरण, तो 3 याद रख लो यार। विश्लेषण मतलब क्या होता है? वर्गीकरण और विशेषता, इससे सवाल बनेंगे कि त्रिभुज की विशेषता के बारे में बताता है, तो त्रिभुज की विशेषता के बारे में बताता है, मतलब विश्लेषण की विधि में है। त्रिभुज और स्क्वायर को वर्गीकृत कर देता है, मतलब कि वो विश्लेषण विधि में है। ये फिलहाल यहाँ पर कहीं भी विश्लेषण और विशेषता नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे? वर्गीकरण नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विजुअलाइजेशन है, सिर्फ समोसे को त्रिभुज बता दे रहा है। आंसर नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए एक और आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यालयों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? आपको पता है निपुण भारत में लक्ष्य रखा गया है 2026 से लेकर के 27 तक की, कि 3 से लेकर के 9 साल तक का बच्चा, अर्थात क्लास 3 तक का बच्चा जो है कम से कम संख्याओं को समझना सीख जाए और आंकड़ों को सीख जाए, मतलब कि नंबरों को सीख जाए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके के आंकड़ों कैसे सिखाओगे? मान के चलो आप बन गए टीचर, तो क्लास 3 तक तो बच्चों को सिखाना है ना आंकड़े वाकड़े, कैसे सिखाओगे? सिर्फ सैलरी लेना नहीं है, आपको भी अब पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया, सिर्फ वीडियो डालना मेरा काम नहीं है, मेरा काम क्या है? कंटेंट देना, ठीक है? और जिन बच्चों का कहीं ना कहीं पेपर हो जाता है तो आंसर भेज दिया, क्वेश्चन भेज दिया करो मुझे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो भेजना नहीं होता है, और जो बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं उन क्वेश्चन को अगर बता दिया जाता है तो बच्चे कहते हैं ये तो पेपर में आया नहीं था, हमने देखा था, हमने पेपर दिया था। ऐसे नहीं माना जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर भेजिए, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो अगले दिन करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास कराना, ये निगेटिव हो जाता है क्लास 3 तक के बच्चों के। 5 तक की बात करेंगे अगर प्राथमिक कक्षा में, तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को नहीं करवाए जाते हैं, रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों को सर्वेक्षण का संचालन करना, ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया, सर्वेक्षण का संचालन करना, इसको होल्ड करो पहले, ये तो गलत हो गया। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी, मैथ का क्विज कैसे करवाओगे यार? ये तो गलत हो गया। मैथ के आंकड़ों को संग्रहण की बात की जा रही है, अर्थ को पढ़ने की बात की जा रही है, तो क्विज से कोई मतलब है नहीं। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा, चर्चा किस में होती है? ईवीएस में होता है, याद रखिएगा। विचार विमर्श किस में देखने को मिलेगा? ईवीएस में देखने को मिलेगा। हिंदी में भाषा में देखने को मिलेगा, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा में, लेकिन मैथ में विचार विमर्श कहाँ होता है? तो ये भी गलत हो गया। तो आपको 3 तो गलत मिल गया, तो एक ऑप्शन क्या बचेगा? वो सेकंड बचेगा। सर्वेक्षण मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है? तो विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो सर्वे वगैरह आप जानते होंगे कि सर्वे क्या होता है, तो सर्वे का संचालन करवाना, गांव-गांव में भेज देना, कहना कि हाँ जाओ पता करो कि हर घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें करवाओ। बच्चे को कैलकुलेशन भी आने लगेगा, थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, बर्डन भी होगा, लोगों से मिलेगा भी। हाँ अंकल जी आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। बच्चे कितने हैं? 2 हैं। महिलाएँ कितनी हैं? 1 हैं। और तो बच्चा मैं ही हूँ ना बेटा, मैं हूँ। 4 हैं तो 3 हो गया ना, 1 मैं हूँ। अच्छा हाँ अंकल जी 4 हो गए, ठीक है अंकल जी, ठीक है। तो सर के पास आकर के डाटा कलेक्ट कर दिया जाए, डाटा जमा कर दिया जाए। तो इस तरीके का देखोगे तो आपको बच्चों को यहाँ पर मौका देना पड़ेगा सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करें, मज़ा आया होगा, आई होप कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। अगर इतना देखने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो आप समझ लो कि आप मन से नहीं देख रहे हो और ना ही सीख पा रहे हो। और मुझे इतना पता है कि इतना अगर आपने देखा कॉन्फिडेंस आएगा,
दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप पर कम से कम देखना चाहिए कि मेरी मेहनत कितनी थी, क्या मैंने पढ़ाई करी, क्या मैंने उस मेहनत से पढ़ाई करी है, क्या मैंने उतने प्रैक्टिस किए हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं किया है तो फिर कहीं न कहीं तो आपको दिक्कत तो होगी ही, आप इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यार, परीक्षा निकल जाएगा, पेडागोजी की प्रैक्टिस करो, आपका परीक्षा आराम से निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? लेकिन अगर पेडागोजी की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। मैं सत्य बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, आप बिल्कुल दिमाग में गाँठ मान लेना, बिना पेडागोजी के सीटेट नहीं निकलता किसी का भी। 70, 75, 80 नंबर तक जा कर के बच्चा रुक ही जाएगा। ठीक है? तो पेडागोजी अच्छा कीजिए, बहुत सारे पेडागोजी के मैराथन भी कराए हैं, उनको देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोई नहीं रोकेगा आपको परीक्षा पास करने से, अगर मेरी बनाई हुई पेडागोजी की वीडियोज़ आप देख लोगे। बाकी चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। मुलाकात अगले वीडियो में करेगा, अपना ख्याल रखिए।